Hi 12th, how are you? How's your preparation going on for 12th class? A very warm welcome to my channel. चलो, आज हम लोग क्या कवर करेंगे? आज हम लोग आपका 12th क्लास की सीबीएसई की बुक फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का मॉड्यूल फर्स्ट दैट इज चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। जिन लोगों ने मेरा वीडियो 1 और वीडियो 2 नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो 1 और वीडियो 2 को गो थ्रू कर लीजिए। वीडियो 1 में हमने कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, वीडियो 2 में हमने कवर किया था ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और वीडियो 3 में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक शुरू करते हैं, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है? सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। व्हेन वी से नेचर क्या होता है, मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज मॉडर्न एरा में बिगिन हुई है। मैनेजमेंट बहुत टाइम पहले ओल्ड सिविलाइजेशन के टाइम से मैनेजमेंट चली आ रही है। अगर आप लोग पहले टाइम पे देखें, राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था, राजा एक होते थे, उनके मंत्री महामंत्री होते थे, महामंत्री के नीचे मंत्री होते थे, मंत्री के नीचे सेनापति होते थे, एंड ऐसे करके हायरार्की उनकी चलती जाती थी। सेम आज के टाइम में भी यही होता है। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है और वही चीज आज भी मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ में चली आ रही है। यस, इनफैक्ट जो चीजें पहले हमारी मैनेजमेंट के साथ में स्टडीज के साथ में बनी होती थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इवॉल्व होती चली गई। हमारे साथ में रिसर्चर्स ने जब स्टडी करी उसके ऊपर नई अपनी थ्योरीज प्रोवाइड करी, और इस तरीके से हम लोग फर्दर अपनी मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, वो बेटरमेंट की तरफ ले गए। पर हमारे जो बेसिक्स थे वो सेम के सेम थे। अगर हम आज की भी बात करते हैं तो मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, एक सेट ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज है जो कि हर एक फील्ड को डोमिनेट करती है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज इन नेचर, मैनेजमेंट को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम कहते हैं मैनेजमेंट या तो साइंस है, या आर्ट है, या फिर प्रोफेशन है। हम लोग एक एक करके देखते हैं किस तरीके से मैनेजमेंट को हम साइंस कहते हैं, आर्ट कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब मैंने ये जो स्लाइड है आपको दो हिस्सों में डिवाइड करके दी है। पहले में दिखाया है फीचर्स ऑफ साइंस, दूसरे में दिखाया फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। जो सोल पर्पस था इस स्लाइड को डिवाइड करने का दो पार्ट्स में, वो ये था कि आप समझे सबसे पहले कि साइंस के फीचर्स क्या होते हैं। अगर आपको साइंस के फीचर्स क्लियर होंगे तभी आप साइंस के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ में मैप कर पाओगे। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में से आता है। आप कुछ भी कर लो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी भी फॉर्म में। बट जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करें, आपको एक चीज अपने ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आप उस नेचर का फीचर बताएं। अगर साइंस आए साइंस का फीचर बताएं, आर्ट आया आर्ट का फीचर बताएं, प्रोफेशन आया प्रोफेशन का फीचर बताएं। उसके बाद में आप मैनेजमेंट की मैपिंग करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके नंबर फुल है। अब देखते हैं कैसे हम कहते हैं फीचर्स ऑफ साइंस में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला पॉइंट, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो, अगर हम साइंस की बात करें, हम कहते हैं साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होती है? सिस्टमाइज का मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी चीज चलना। बॉडी ऑफ नॉलेज, जब हम बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो हम एक फिजिकल बॉडी ऑफ नॉलेज की बात नहीं करते हैं। दिस इज अ वर्चुअल बॉडी ऑफ नॉलेज, दिस इज अ नॉलेज बैंक। नॉलेज बैंक क्या होता है? नॉलेज बैंक होता है कलेक्शन ऑफ नॉलेजेबल आइटम्स, जहां पे आपको बुक्स मिलती हैं, जर्नल्स मिलते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं संगठन। एक संगठन किसी भी चीज का जहां पे आपकी नॉलेजेबल बुक्स पड़ी होती हैं, दैट इज नोन एज अ बॉडी, बॉडी ऑफ नॉलेज। हेंस पहला पॉइंट कहता है साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नाउ जो नॉलेज हम लोग गैदर करते हैं साइंस में, वो बहुत केयरफुली इवेंट्स को मेजर करने के बाद में, उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद में, उनको बहुत सिस्टमेटिक वे से स्टैटिस्टिकल टूल से उनको मेजर किया जाता है, उनका डेटा कलेक्शन किया जाता है, उनके प्रिंसिपल्स लगाए जाते हैं, और उसके बाद में उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। तब जाके हम इसे कहते हैं कि जो साइंस है कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप पे बेस्ड है। अब सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, साइंटिफिक नॉलेज जो होती है वो बेस्ड होती है इंफेरिकल एविडेंस के ऊपर। जब हम इंफेरिकल एविडेंस कहते हैं इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस।
आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया, आपके आइडियाज पे बेस्ड नहीं होती है। और जो साइंटिफिक नॉलेज है वो बहुत लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल कनेक्शन होता है, लॉजिक लगाते हो, कॉन्सेप्ट्स लगाते हो एविडेंस और एक्सप्लेनेशन के बीच में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो पहला पॉइंट है साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का छोटा सा एग्जांपल जैसे मैं आपको देती हूँ, हम सबको पता है कि अगर हम ज्यादा खाते हैं तो हम ज्यादा वेट पुट ऑन करते हैं। इसमें क्या है, लॉजिक भी लगा है, कॉन्सेप्ट लगा है, एविडेंस भी है और एक्सप्लेनेशन भी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगला पॉइंट, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। Scientific principles are first developed through observation, then tested through repeated experimentations under controlled condition. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लगता है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, आइडिया से काम नहीं चलता है। आप इसमें प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस डालते हैं, इनको एक्सपेरिमेंट को टेस्टिंग करते हैं, आपकी कंडीशंस कंट्रोल होती हैं। एक बारी करोगे सेम रिजल्ट आएगा, फिर करोगे सेम रिजल्ट आएगा, थर्ड टाइम करोगे सेम, जितनी बारी करोगे सिमिलर रिजल्ट आएगा अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, दैट इज व्हाई इट इज सेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। लास्ट पॉइंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की जो होती है इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। व्हेन वी से यूनिवर्सल वैलिडिटी, come what may in the entire universe, in the entire world, जो एक कॉन्सेप्ट है वो दूसरी जगह पे सेम कॉन्सेप्ट रेप्लिकेट होगा, वेदर वी आर सिटिंग इन इंडिया और वी आर सिटिंग इन सम अदर कंट्री, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होती है। आपकी बुक में बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है ग्रेविटेशन का। एक एप्पल आसमान से गिरता है, जब गिरता है तो जमीन पे ही गिरता है, उसे ग्रेविटी पुल करती है। सो दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ऐसा नहीं है इंडिया में एक्सेप्टेड है बाहर एक्सेप्टेड नहीं है। So hope these 3 points are okay with you. Now we'll cover why we call management as a science. पहला point, features of management. Management has a systemized body of knowledge. It has its own theories and principles that have developed over a period of time. पहला point कहता है कि management एक systematic body of knowledge है, जो कि absolutely matching point है आपके features of science से। It has its own theories and principles. इसमें भी theories होती हैं, principles होते हैं। Examples, scientific management का principle है जो कि F.W. टेलर ने दिया है, functional management का principle है जो कि हेनरी फ्योल ने दिया है। Now, ये जो फीचर्स हैं आपके मैनेजमेंट के, दिस इज ऑल्सो डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ चीजों को मॉनिटर करके, कुछ चीजों को कंसिडर करके ये जो फीचर्स हैं ये आपके बनाए गए हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज, लेकिन जो मैनेजमेंट अपनी स्टडीज है वो कहाँ से ड्रॉ करती है, वो डिफरेंट स्ट्रीम से अपनी स्टडीज ड्रॉ करती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सपोर्ट वो इकोनॉमिक्स से लेती है, कुछ सपोर्ट वो मैथ से लेती है, कुछ सोशियोलॉजी से लेती है, तो डिफरेंट स्ट्रीम से वो सपोर्ट लेती है। थर्ड पॉइंट, वो कहता है कि मैनेजमेंट की एक अपनी वोकैबुलरी भी होती है। व्हेन वी से वोकैबुलरी मींस मैनेजमेंट के कुछ अपने वर्ड्स होते हैं जिसमें मैनेजमेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये कुछ मैनेजमेंट के वोकैबुलरी है जिसमें आपस में मैनेजर्स आपस में डिस्कशन करते हैं। नाउ coming on to the next point, the principles of management have evolved over a period of time based on repeated experimentations and ऑब्जर्वेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ प्रिंसिपल्स और आपके फीचर्स जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स F.W. टेलर का, फंक्शनल मैनेजमेंट का हेनरी फॉल के, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते आए। लेकिन जो आपकी मैनेजमेंट है वो एक इनएग्जैक्ट साइंस है। व्हाई एन इनएग्जैक्ट साइंस? रीजन बीइंग इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स, इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। व्हेन वी से ह्यूमन बिहेवियर, इट मींस जो ह्यूमंस का नेचर होता है वो बहुत प्रिडिक्टेबल नेचर नहीं होता। आज आपका नेचर कुछ और है, कल आपका नेचर कुछ और होगा, सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ह्यूमंस के नेचर चेंज होते जाते हैं। तो जब आप रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं तो आप लोगों को सेम रिजल्ट नहीं मिलता। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट करते हैं, हो सकता है उसको बहुत अच्छा लगे और बहुत अच्छा रिजल्ट दे। नेक्स्ट टाइम आप अगर उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं और अगर उसकी सारी डिजायर्स पूरी हो चुकी होती हैं, हो सकता है वो उसको मोटिवेट नहीं करे। दैट मीन्स
जो रिजल्ट आया है वो डिफरेंट आया है, सेम सर्कमस्टांसेस के अंदर रिजल्ट डिफरेंट आया है। सो इसलिए हम कहते हैं जो मैनेजमेंट होती है वो एक इनएग्जैक्ट साइंस होती है। आपकी केमिस्ट्री की तरह, आपकी फिजिक्स की तरह स्टैम्प्ड साइंस नहीं होती है। इट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। हाँ, लेकिन एक चीज में ये है, जो कुछ टेक्निक्स हैं और जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में आप यूज कर सकते हैं अपने मैनेजर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, डेवलपमेंट देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ानी है मार्केट में। एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि मैं मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट करूंगी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करती है कि मैं सेल्स में पैसा इन्वेस्ट करूंगी। सो जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट इज वाई वी से मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। नाउ वील स्टडी मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, पहला पॉइंट है फीचर्स ऑफ आर्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा आर्ट का मतलब क्या होता है। जब हम किसी चीज को भी आर्ट कहते हैं, आर्ट का मतलब होता है ड्राइंग या पेंटिंग नहीं। पहली बात, आर्ट का मतलब होता है कला। कला इज स्किलफुल एप्लीकेशन। आप लोगों ने एक थ्योरी गेन करी, थ्योरी गेन करने के बाद में किस तरीके से आप उसे प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस में इम्प्लीमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं कला। एक मोबाइल ठीक करने वाला एक टेक्नीशियन है, उसने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करी कि मैं ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, इसके बाद में मैं मोबाइल ठीक कर सकता हूं। जब वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करता है, दैट इज कॉल्ड एन आर्ट। नाउ पहला पॉइंट कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। किसी भी चीज को, किसी भी स्ट्रीम को जब आप पिक करते हैं, उससे रिलेटेड थियोरेटिकल नॉलेज आप गेन करते हैं। जब आप उसको गेन कर लेते हैं, उसके बाद में आप उस थियोरेटिकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। रीजन, एवरी इंडिविजुअल ए बी सी टिल एक्स वाई जी, हर किसी के पास थियोरेटिकल नॉलेज का लेवल डिफरेंट होता है, हर किसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिफरेंट होती है। आप लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट का बहुत सीधा साधा सा एग्जांपल है, आपने सचिन तेंदुलकर को देखा हुआ है। सब लोगों का जब ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम सेम जाता है, सेम उनको मालूम है कि मुझे विकेट्स लेनी है, मुझे स्कोर करना है। बट जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आती है, वहां पे एक्चुअल डिफरेंस आता है। सचिन तेंदुलकर जब रन लेता है तो बहुत स्टेबिलिटी से खेलता है, और कोई प्लेयर अगर उसके साथ में खेलता तो इतना स्टेबिलिटी से नहीं खेल पाता। दैट इज व्हाट आई से पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। नाउ लास्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना बेटरमेंट से आप डिलीवरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने म्यूजिक सीखा, म्यूजिक सीखने के बाद में अगर आप उसकी म्यूजिक की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डे बाय डे यू विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ ओनली। अगर आपने म्यूजिक सीखा और आज आपने उसकी प्रैक्टिस बंद कर दी, तो कल आप उसको यूज करेंगे, देन यू विल बिकम अ डिग्रेडेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ ओनली। सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो सबसे बड़े फीचर्स में ये आता है कि मैनेजमेंट हम कहते हैं आर्ट क्यों है। नाउ वील अंडरस्टैंड अ सक्सेसफुल मैनेजर। नाउ वील गो टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अ सक्सेसफुल मैनेजर practices the art of management in day-to-day job of managing enterprise based on study, observations and experience। देखो, आप लोगों ने मैनेजमेंट की पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद में क्या हुआ, थियोरेटिकल नॉलेज आप सारी गेन कर चुके हैं। थियोरेटिकल नॉलेज गेन करने के बाद में आपको उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करनी होती है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो करनी होती है उसमें डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकल आपकी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट होती है, दूसरी में डिफरेंट होती है। हर इंडिविजुअल की जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होती है डिफरेंट होती है। लोगों के मैनेजमेंट स्टाइल डिफरेंट होते हैं। कोई बहुत लीनियंट होता है, कोई बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कोई रिजल्ट ड्रिवन होता है, कोई किसी को परवाह ही नहीं होती रिजल्ट की। सो देन विल से कि हर किसी की जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होती है दैट इज डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट कम इज मैनेजर अप्लाइज साइंटिफिक मेथड्स एंड बॉडी ऑफ नॉलेज टू गिवन सिचुएशन एंड इशू यूनिक सॉल्यूशन। हर किसी मैनेजर का एक यूनिक सोल्यूशन होता है। अगेन, दो लोग सेम तरीके से नहीं सोचते। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एग्जांपल दिया
एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेल्स पे काम करना, वो चाहती है मेरी सेल्स बढ़े। तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर मैं मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मेरा सेल एक्स नंबर ऑफ अमाउंट बढ़ जाएगा। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान करा कि नहीं, अगर मैं मार्केटिंग नहीं करता, मैं डायरेक्टली सेल्स में फर्दर चैनल सेल्स बनाता हूँ, चैनल सेल्स लोगों के पास जाके सेल करेगा, उसमें से मेरा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। दैट मीन्स डिफरेंट थ्योरीज according to the situation it can handle. Now last point, a manager applies this acquired knowledge in a personalized and skillful manner. जैसे मैंने आपको बताया, हर बंदा अपनी नॉलेज जो उसने गेन करी है, आप लोग भी देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड, इवन आज की डेट में भी आप देख सकते हैं, अगर आप कुछ चीज याद भी करते हैं, याद करने के बाद में जब लिखने का टाइम आता है तो दो लोग अलग अलग अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग उस चीज को लिखते हैं, पेन डाउन करते हैं, सेम चीज नहीं आती है। सो एक मैनेजर भी जो उसने नॉलेज एक्वायर करी है उसे पर्सनलाइज और स्किलफुल मैनर में सामने रखता है। एक लोग 20 एक मैनेजर 20 लोगों की टीम को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, एक मैनेजर 20 लोगों की टीम को इतने खराब तरीके से मैनेज करते हैं, कोई रहना ही नहीं चाहता उसकी टीम में। सो जो बेस्ट मैनेजर्स होते हैं, दे आर कमिटेड, दे आर डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स, हाईली ट्रेन्ड, एजुकेटेड, एंड देन उनमें एम्बिशन होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है, क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेशन होती है, एंड नाउ दे हैव डिजायर कि वो खुद भी डेवलप हो और उनकी टीम भी डेवलप हो। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। नाउ हमने पहले पढ़ा साइंस, यहाँ हमने पढ़ा आर्ट। सो व्हाट वी कैन से इज, yes, management is an inexact science, but management matches with all the features of art. Having said that, science and art is a complementing thing here. Complementing means कुछ कुछ पार्ट वो साइंस का भी है, बाकी आर्ट का तो है ही। सो ऐसा नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट खाली आर्ट है या खाली साइंस है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंटिंग। नाउ नेक्स्ट वील स्टडी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। फीचर ऑफ प्रोफेशन, फीचर प्रोफेशन में सबसे पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मैंने आपको इनिशियल स्लाइड्स में बताया था, बॉडी ऑफ नॉलेज मींस संगठन, संगठन मीन्स नॉलेज बैंक। नॉलेज बैंक इज समथिंग जहां पे आपकी सारी जर्नल्स, बुक्स और आपकी एसोसिएशन होती है। सो एक प्रोफेशनल बनने के लिए यू हैव टू गेट योरसेल्फ अटैच्ड टू दैट बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियन एसोसिएशन के साथ में आपको अपने साथ अटैच होना पड़ता है। अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आपको बार काउंसिल के साथ में अटैच करना पड़ता है। दैट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जो एंट्री होती है किसी भी प्रोफेशन में, वो आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप एमबीबीएस का एग्जाम क्लियर करते हैं, आप अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं आप एलएलबी या एलएलएम का एग्जाम क्लियर करते हैं, आप सीए बनना चाहते हैं तो सीए का एग्जाम क्लियर करते हैं। दैट इज दिस अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यू हैव टू क्लियर दोज एग्जाम्स बिफोर यू एंटर इनटू दैट प्रोफेशन। थर्ड पॉइंट आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। जो प्रोफेशनल्स आपके होते हैं दे हैव टू गेट, जैसे मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, दैट यू हैव टू गेट योरसेल्फ अफिलिएटेड। अफिलिएटेड मींस जुड़ना पड़ता है प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ में एक प्रोफेशनल बनने के लिए। आपको उनके कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको बार काउंसिल के साथ में अटैच होना पड़ता है। हर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ आप अटैच होंगे, देन ओनली आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस दी जाती है, दे हैव टू अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस। फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स को ओथ लेनी पड़ती है एथिकल प्रैक्टिस की जब वो प्रोफेशन में एंटर करते हैं। इवन आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तब भी आपको कोड ऑफ कंडक्ट की एथिक्स को अप्लाई करना पड़ता है, आपको एग्री करना पड़ता है कि आप उन्हें मानेंगे। लास्ट इज द सर्विस मोटिव। बेसिक जो प्रोफेशंस का एग्जिस्टेंस का रीजन होता है कि उनके पास में एक सर्विस मोटिव होता है, वो क्लाइंट के इंटरेस्ट को देखते हुए क्लाइंट को सर्व करने में बिलीव करते हैं। So these are the 5 points. What is the main things for the professions? Now we'll discuss how does this management qualifies as a profession. अब देखते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, किस तरीके से फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते प्रोफेशन के लिए। पहला पॉइंट कहता है
All over the world, there is a marked growth in the management as a discipline. It is based on systematic body of knowledge, comprising well-defined principles based on variety of business situations. अब देखो, इसमें भी हमें कह रहा है कि ये एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. जो नॉलेज है हमें एज अ मैनेजमेंट के लिए, दैट कैन बी अक्वायर्ड. आज की डेट में आप इस नॉलेज को अक्वायर कर सकते हो कॉलेजेस से, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से, बुक से, जर्नल से. मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आप 12th क्लास में हो, आपको भी पढ़ाया जा रहा है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है. कुछ जो होते हैं स्पेसिफिक पर्पस से, जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बने हैं, जैसे आईआईएम हो गया, ये सारे स्पेसिफिक बने हुए इंस्टीट्यूट जो कि सिर्फ मैनेजमेंट की पढ़ाई ही करवाते हैं. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के लिए. anybody can be appointed as a manager. if I have not the degree, I don't have the degree, मेरे पास डिग्री नहीं है मैं एमबीए की या बीबीए की, मेरे पास में बीएससी मैंने करा हुआ है, लेकिन मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, तो मैं भी मैनेजर बन सकती हूँ. अनलाइक जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे लॉ के कोर्स होते हैं, मेडिसिन का कोर्सेज होता है, डॉक्टर्स होते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट प्रोफेशनल डिग्री विद यू. यहाँ पे आपको एक डिग्री की जरूरत नहीं होती है. नॉलेज इज मोर देन इनफ फॉर यू बिकमिंग अ मैनेजर. थर्ड पॉइंट, बहुत सारी डिफरेंट एसोसिएशंस हैं जो इंडिया की है, जैसे AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एसोसिएशंस. ये एक कोड ऑफ कंडक्ट रखते हैं ताकि जो मेंबर्स हैं इनके उसको फॉलो करें. पर अगर आप एक मैनेजर हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसको ज्वाइन करें ही या ना करें. इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है. मैनेजमेंट प्रोफेशन इसलिए नहीं है कि ये सारे क्राइटेरिया प्रोफेशन के मीट नहीं करता. पार्शली मीट करता है बट सारे नहीं करता. गोइंग फॉरवर्ड हाँ आप कह सकते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, बिकॉज हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ये मैंडेटरी कर दें कि जब भी आप एज अ मैनेजर आए तो आपके हाथ में मैनेजमेंट की डिग्री हो, एमबीए या बीबीए की डिग्री हो. हालांकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये चीज ऑलरेडी शुरू कर दी है, लेकिन स्टिल इसकी एक्सेप्टेंस अभी कम है. So hence we have come to an end of this chapter. Management is a science, art and profession. Thanks a ton. Stay tuned for the next videos. In case you like the channels, please do subscribe. And in case you need any support for the study material, please do ping me in the comment sections. I'll be more than happy to help you. Thank you so much.